अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमारा जो सिलेबस के मुताबिक जो पहला टॉपिक था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात शुरू की थी। तो उसमें मैंने आपसे जो डिस्कशन की थी लास्ट टाइम वो थी व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। फिर उसके मुख्तलिफ एंगल से उसको हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उसी टॉपिक को जो है ना मजीद आगे बढ़ाते हैं, और उसमें हम ये डिस्कस करेंगे आज कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और उसकी की फीचर्स की बात भी करेंगे और एग्जाम्पल के साथ इसको मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिहाज से मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि जब हम इसकी स्पेसिफिक तौर पर डेफिनेशन पढ़ें तो आपको ये समझ भी आ जाए और आपको आसान भी लगे। देखिए, जब कभी भी कोई भी फैक्ट्री या कोई कंपनी जब कोई चीज प्रोड्यूस करती है, तो उसको प्रोड्यूस करने के बाद या प्रोड्यूस करने के दौरान उसके ऊपर जो पैसे खर्च करती है, उस पैसे खर्च करने को जिस वक्त हम जिस अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में रिकॉर्ड करते हैं या जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम मटेरियल के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, लेबर के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, या एफओएच के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, मींस कि चीज को प्रोड्यूस करने के ऊपर जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं, जब उसको एक खास बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड करना, उसको एनालाइज करना, मींस कि ये जो कॉस्ट इनकर की है, ये मटेरियल कॉस्ट है या लेबर कॉस्ट है। मटेरियल में भी दो किस्म की कॉस्टें होती हैं, एक होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। दूसरा, लेबर कॉस्ट भी दो किस्म की होती है, जिस तरह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है। ये जब कभी भी कॉस्ट को जब हम सेग्रीगेट करते हैं कि कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो इसको जब सेग्रीगेट करते हैं तो सेग्रीगेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, एनालाइज करना। ठीक है। और इसी तरीके से हम ये चाह रहे होते हैं कि हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं, जो चीज प्रोड्यूस करने के ऊपर जो पैसे खर्च कर रहे हैं, वो हम उसकी कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकें और उसकी कॉस्ट को कम से कम भी कर सके, क्योंकि जब कॉस्ट कम करेंगे तो फिर उसकी जब सेल्स प्राइस सेट करेंगे तो सेल्स प्राइस भी उसकी कम सेट होगी। जब सेल्स प्राइस कम सेट होगी तो जाहिर है जब हम मार्केट में उसको बेचेंगे तो हमारी प्राइस कम होने की वजह से हमारा जो कस्टमर है हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा और इस तरह हमारी चीज बेच जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग का नाम है जिसमें हम चीज को प्रोड्यूस करने से लेकर और चीज को बेचने तक जो भी कोई पैसे खर्च करते हैं, उस पैसे खर्च करने को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं या उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे का सारा प्रोसीजर क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। मेरे ख्याल में ये मैंने थोड़ा सा जो ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, इसकी वजह से आपको जो है वो जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, बुकिश डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग एज इट इज। जिस तरह मैंने कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग की एक ब्रांच का नाम है दैट फोकस ऑन रिकॉर्डिंग, कि वो किस चीज पर फोकस करती है, रिकॉर्ड करने के पर फोकस करती है। किस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं, जो पैसे हम किसी भी चीज को बनाने के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जब उसकी एंट्री पास करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रिकॉर्डिंग कहलाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग के बारे में मैंने बताया कि जी हम ये देखेंगे कि ये जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं, ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये लेबर कॉस्ट है या मटेरियल कॉस्ट है, ये एफओएच कॉस्ट है या कौन सी कॉस्ट है। ठीक है। तो ये सारी की सारी कॉस्टों का जब हम सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, एनालाइजिंग। और आखिर में क्या है, एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। बिल्कुल वही बात होगी कि वो कहना चाह रहा है कि जो चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं उसकी जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना भी कॉस्ट अकाउंटिंग का ही काम है। और ये कॉस्ट अकाउंटेंट जो अपना काम परफॉर्म करता है वो इसी के लिहाज से परफॉर्म करता है। It helps business identifying cost structure, reduce expenses and improve profitability. जाहिर है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है ना, जब हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तो फिर क्या होगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है ना वो बनेगा। कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है अल्टीमेटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी इजाफा होगा। ठीक हो गया। अब हम इसके की फीचर्स देखते हैं। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, ये बिल्कुल
जिस तरह कहते हैं ना कि यूजर फ्रेंडली है, मीन्स के पढ़ते जाएंगे और आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके की फीचर्स कि कॉस्ट अकाउंटिंग के की कौन कौन सी खसूसियात हैं, या कॉस्ट अकाउंटिंग के लिहाज से वो कौन कौन सी बातें हैं, जब उनको सम अप किया जाएगा तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग बन जाएगी। उसमें सबसे जो पहली खसूसियत है वो ये है कि नंबर वन, ट्रैक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। जिस तरह मैंने पहले कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम डायरेक्ट कॉस्ट को और इनडायरेक्ट कॉस्ट को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सी कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है और कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और साथ ही फिर मैंने बताया आपको कि मटेरियल दो किस्म की कॉस्ट होती है, एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है और एक इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है। इसी तरीके से भी लेबर के बारे में भी मैंने कहा कि एक डायरेक्ट लेबर होती है और एक इनडायरेक्ट लेबर होती है। ठीक है, और इसी तरीके से ओवरहेड्स। तो जब कभी भी हम ये देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को सेग्रीगेट करना आपको वहां पर सिखाया जाता है। हेल्प्स इन प्राइसिंग डिसीजंस एंड कॉस्ट कंट्रोल, कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो प्राइस को कैलकुलेट करने के लिहाज से हेल्प करती है। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको चीज को प्रोड्यूस करने के ऊपर अगर हमारा मटेरियल खर्च होता है, लेबर खर्च होती है, कुछ खर्च होते हैं, तो उन सारी की सारी कॉस्ट को हम जमा कर देंगे। तो वो जमा करने से हमारे पास जो आंसर आएगा उस आंसर को क्या कहेंगे, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट कहेंगे। और उसके अंदर अगर हम एक नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दें तो अब वो कॉस्ट नहीं रहेगी, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद वो सेल्स प्राइस बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें जो है ना वो सेल्स प्राइस सेट करने के डिसीजन में भी जो है ना वो मददगार साबित होती है। और तीसरी खसूसियत क्या है, यूज इंटरनली फॉर द कॉस्ट मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। वो कहते हैं कि इंटरनल तौर पर जो है वो कॉस्ट मैनेजमेंट के लिहाज से कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मददगार साबित होती है और कंपनी की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में मददगार साबित होती है। सिंपल सी बात है कि कंपनी की एफिशिएंसी हमेशा उसी वक्त इंप्रूव होगी जब कॉस्ट रिड्यूस होगी, और आपकी कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से आपकी सेल्स प्राइस कम सेट होगी तो आपके कंपेटिटर के मुकाबले में कम कीमत होने की वजह से आपका कस्टमर आपसे चीज खरीदना पसंद करेगा। और इसी तरीके से जब आपसे चीज खरीदेगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ज्यादा होंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा और इस तरह जो है वो उसकी एफिशिएंसी में इजाफा होगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिहाज से एक एग्जांपल पूरी पढ़ लेते हैं ताकि जो है वो सारी का सारी समझ आ जाए। वो कहता है कि पेप्सी कंपनी यूजेस कॉस्ट अकाउंटिंग टू ट्रैक रॉ मटेरियल कॉस्ट। जो पेप्सी कंपनी है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट को ट्रैक करने के लिहाज से कॉस्ट अकाउंटिंग का सहारा लेती है। कैसे सहारा लेती है, जाहिर है जब जब वो बॉटल्स बनाएंगे, बेवरेजेस बनाएंगे, तो उसमें क्या चीज यूज करेंगे, शुगर यूज करेंगे, बॉटल्स यूज करेंगे, पैकिंग यूज करेंगे एंड लेबर कॉस्ट। ठीक है, टू डिटरमिन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक। जाहिर है जिस वक्त एक बोतल बनाएंगे तो उस बोतल की जो है ना वो कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। अगर टिन पैक बना रहे हैं तो टिन पैक की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, अगर लीटर पैक बना रहे हैं तो लीटर पैक की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कोई भी चीज कोई कंपनी बना रही होती है तो वो अपनी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करती है, और वो कैलकुलेट इसलिए करती है ताकि उसको पता चल जाए कि मेरा इसके ऊपर कितना खर्चा हुआ है, मैंने इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड करना है और इसकी सेल्स प्राइस कितनी सेट करनी है। तो इसका मतलब ये होगा कि पेप्सी कंपनी भी कॉस्ट अकाउंटिंग का सहारा लेके ये सारे काम करती है। तो ये थी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपने पहले मेरे साथ पढ़ ली है। अब सिर्फ हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को कंपेयर करना सीखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। देखें, पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हम देख लेते हैं, फिर उसको कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ। देखें, सबसे पहले जो डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है पर्पस, कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस ये है कि टू कंट्रोल द कॉस्ट, टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में सोचता है कि किस तरह कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, और कॉस्ट को कंट्रोल करने के बारे में सोचता है। सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट यही सोचता है। लेकिन हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पिछले दिनों पढ़ा है कि स्पोर्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो कंपनी के लिए जब डिसीजन लेना चाह रहा होता है तो फिर वो जिन रिपोर्ट्स का या जिन इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हैं उसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग करता होता है, और डिसीजन मेकिंग करने के लिहाज से सपोर्ट करता होता है
जो जो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, कंपनी के डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, उनको मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बनाकर देता है और मैनेजमेंट रिपोर्ट बना करके उनको सजेस्ट करता है कि जी आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको डिसीजन मेकिंग करना सिखाती है या डिसीजन मेकिंग में आपको सपोर्ट करती है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आपको कॉस्ट रिड्यूस करना सिखाती है और कॉस्ट को कंट्रोल करना सिखाती है। ठीक हो गया। नंबर 2 कि कॉस्ट अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसको कहते हैं फोकस। कि कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस किस चीज पे है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस किस चीज के ऊपर है। तो ये बात याद रख लें कि कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस हमेशा पास्ट एंड प्रेजेंट कॉस्ट पे होता है, कि कल जो पैसे खर्च हुए हैं उसको भी वो रिकॉर्ड करेगा, जो आज खर्च हुए हैं उसको भी रिकॉर्ड करेगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो पूरे 12 महीने की कॉस्ट को रिकॉर्ड करेगा और 12 महीने के अंदर पिछले महीने की भी कॉस्ट हो सकती है, उससे पिछले महीने की भी कॉस्ट हो सकती है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक की कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है और इस वक्त हम मई के महीने में बैठे हुए हैं, तो हमने क्या करना है, जनवरी से लेके मई तक की कॉस्टें सारी की सारी रिकॉर्ड करनी है। चाहे वो जनवरी की है, फरवरी की है, मार्च, अप्रैल, मई की है, जो भी जिस महीने की कॉस्ट है वो सारी की सारी हमने रिकॉर्ड करनी है। तो इसका मतलब ये हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फोकस है वो पास्ट के ऊपर भी है और प्रेजेंट के ऊपर भी है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फोकस है वो फ्यूचर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के ऊपर है। ये बात याद रखें कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कंपनी को मददगार साबित होती है कि फ्यूचर में क्या प्लान करना है और फ्यूचर की स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैटेगराइज कर दिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट और प्रेजेंट को देखती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर को देखती है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है डाटा यूज्ड, कि कॉस्ट अकाउंटिंग कौन सा डाटा यूज करती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सा डाटा यूज करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल कॉस्ट डाटा यूज करती है। ठीक है, फाइनेंशियल कॉस्ट डाटा यूज करती है। वो कैसे, कि जी आपने जो भी कोई पैसे खर्च किए हैं, पहले से कोई पैसे खर्च किए हैं, वो भी रिकॉर्ड करती है। और अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एसेट खरीदा है या किसी किस्म की कोई मशीनरी खरीदी है तो उसको भी रिकॉर्ड करती है। ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा, दोनों किस्म का डाटा यूज करती है। अब देखिए कैटेगराइज उसने कर दिया कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो सिर्फ फाइनेंशियल डाटा यूज करती है, मींस ऐसा डाटा जिसके अंदर पैसों की इन्वॉल्वमेंट है। कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है ऐसी तमाम की तमाम एंट्रीज की को रिकॉर्ड करता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, और जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है वो कॉस्ट फाइनेंशियल डाटा कहलाएगा। लेकिन वो कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो दोनों किस्म का डाटा यूज करता है, फाइनेंशियल भी करता है और नॉन फाइनेंशियल भी करता है। सुन लें कि फाइनेंशियल का मतलब तो यही है कि ऐसी तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन जिनके अंदर पैसों की इन्वॉल्वमेंट है वो फाइनेंशियल डाटा है। लेकिन वो कहता है कि नॉन फाइनेंशियल डाटा भी जो है ना वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूज करते हैं। नॉन फाइनेंशियल डाटा का मतलब ये होता है कि ऐसा डाटा जो कि कंपनी को फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग में फायदा देगा, लेकिन वो डाटा पैसों से मुतलिक नहीं है, वो डाटा नॉन पैसों से मुतलिक है, नॉन कैश से मुतलिक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो खुद भी बता रहा है कि मार्केट ट्रेंड का डाटा भी जो है ना वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूज करता है, कि हमारी जो मार्केट है उसका ट्रेंड कैसा जा रहा है। उसका ट्रेंड जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप एक, मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा लिख के करके दिखा देता हूँ कि मार्केट ट्रेंड जो है वो किस तरह बनता है। ये देखिए, ये एक मैंने आपके सामने ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो वाई एक्सिस होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, अब वो ये कहना चाह रहा है कि जी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की बात करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, हम ये कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल ये है जनवरी का महीना। ठीक है, जनवरी का महीना, दूसरा फरवरी का महीना। ठीक है, तीसरा मार्च का महीना। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल थोड़ी सी महीने शो करवाऊंगा और उसके बाद चौथा कौन सा है, अप्रैल का महीना है। ठीक है, जैसे ये जनवरी का हो गया, ये फरवरी का हो गया, ये मार्च का हो गया और ये अप्रैल का हो गया। अब देखिए हम सेल्स शो करवाते हैं। सेल्स कैसे शो करवाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये शो करवाता हूँ कि जी जनवरी के अंदर फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की सेल है, मैं 2 लाख रुपए को 200 लिख रहा हूँ।
ताकि मुझे ज्यादा जीरो ना लिखने पड़े। ठीक है। और फरवरी में हमारी सेल है फॉर एग्जांपल 1,50,000 की, तो 1,50,000 को कैसे शो करता हूँ, 150 शो। ठीक है। अच्छा, अब 150, इसी तरीके से मार्च की सेल जो है वो 250 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मार्च की सेल कितनी है, 250। और अप्रैल की सेल कितनी है, 400। फॉर एग्जांपल ये कोई ऐसी कंपनी है जो कि जो है फॉर एग्जांपल आप अंदाजा लगा लें, कोई आइसक्रीम की कंपनी है। जैसे जैसे जो है ना वो गर्मी की तरफ बढ़ते हैं उनकी सेल बढ़ जाती है। अब देखें जरा कि अगर जनवरी की सेल अगर ये है 200 है, तो ये 200 के साथ टच करेगा। फरवरी की सेल जो है ना वो ये है, ये इसके साथ टच करेगा। मार्च की सेल ये है। ठीक है। और अप्रैल की सेल ये है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको 0 पॉइंट से जब उठाएंगे ना, तो उठाएंगे तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो सेल है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ऊपर की तरफ मूव करने का मतलब ये है कि आपकी सेल्स बढ़ रही है। हर अगली दफा आपकी सेल्स बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, ये जो ट्रेंड बनाया है हमने, ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ ये शो करता है कि हमारी सेल्स बढ़ रही है। इसी ग्राफ की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहेंगे। अगर मैं ये कहूँ आपको कि सिर्फ इसी ग्राफ के जरिए आपने जो है ना वो अपनी सेल्स को एक्सप्रेस करना है, तो ये ग्राफ आपको नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शो करेगा। इसी तरीके से रिस्क की बात करते हैं कि कंपनी कितना रिस्क फेस कर रही है, कंपनी का रिस्क बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि सारी चीजें जजमेंटल हैं। और ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि जो है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहलाती हैं। ऐसी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जिसके जरिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिसीजन मेकिंग करता है और वो उसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो चले आगे चलते हैं। यूजर, कॉस्ट अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है। कॉस्ट अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, प्रोडक्शन मैनेजर है। दो किस्म के लोग जो हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और इनको इस्तेमाल करके अपना जो डेली का जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करते हैं। एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करता है और एक प्रोडक्शन मैनेजर है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को कौन यूज करता है, बिजनेस मैनेजर्स, एग्जेक्टिव्स, बड़े बड़े जो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए, चूंकि उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो लिहाजा डिसीजन मेकिंग करने के लिहाज से कौन कौन से लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजर्स डिसीजन ले रहे होते हैं कि जी हमें फलाना प्रोजेक्ट जो है ना वो ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फलाना जो है वो प्लांट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, फलाना प्रोडक्शन जो है वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कोई अगर कोई नया प्रोडक्शन प्लांट लगाना है तो वो हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो है ना वो लगाना या नहीं लगाना, ये डिसीजन मेकिंग है। और इस डिसीजन मेकिंग को करने के लिहाज से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हेल्प आउट करती है। और किन किन लोगों को हेल्प आउट करती है, बिजनेस मैनेजर्स को हेल्प आउट करती है और एग्जेक्टिव्स को हेल्प आउट करती है। और आखिरी पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर, कि ट्रैकिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पेप्सी बॉटल। वो कहता है कि एग्जाम्पल ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिहाज से मददगार साबित होती है। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या कहती है, डिसाइडिंग इफ पेप्सी शुड लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो इस चीज का फैसला करना सिखाता है कि हमें एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखें, अब देखें बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है ना डिस्कशन हो गई है कि कॉस्ट अकाउंटेंट जो है ना वो करंट प्रोडक्शन की कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको ये सिखाता है कि फ्यूचर के अंदर आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये वो डिसीजन मेकिंग सिखा रहा है कि अगर हमें फायदेमंद है तो फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में ओके करेगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और अगर वो हमारे लिए नुकसानदेह है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में निगेट करेगा और कहेगा कि नहीं, ये इस प्रोजेक्ट को नहीं लगना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसीजन मेकिंग के लिहाज से मैनेजमेंट अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग के लिहाज से या कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिहाज से कॉस्ट अकाउंटिंग यूज की जाए। सॉरी। चलें अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की थोड़ी सी कॉस्ट अकाउंटिंग की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो यूज करते हैं।
और इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के लिहाज से कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी हमें पढ़ेंगे। वैसे ये टर्मिनोलॉजीज हमने, मेरा ख्याल है कि कोर्स के स्टार्ट में भी पढ़ी थी, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। एक लफ्ज हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का सिंपल जो ब्रीफ व्यू है वो क्या है कि किसी भी चीज की कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मसलन हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हम किसी भी चीज की बात करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर किसी भी चीज की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, उस चीज को हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलें अब इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच अ बिजनेस वांट टू मेजर कॉस्ट सेपरेट। देखें वही बात हो गई कि वो कहना चाह रहा है कि किसी भी चीज की कॉस्ट को सेपरेटली तौर पर जब कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उस चीज को क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। दिस कैन बी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो सर्विस भी हो सकती है, वो डिपार्टमेंट भी हो सकता है, वो प्रोजेक्ट भी हो सकता है, और वो एक्टिविटी भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक्टिविटी की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे वो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और अगर किसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो भी वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेप्सी कंपनी कंसिडर ईच सॉफ्ट ड्रिंक फ्लेवर। वो कहता है कि पेप्सी कंपनी जो है वो बहुत सारे फ्लेवर बनाती है, अपनी बॉटल के जो है ना वो बहुत सारे फ्लेवर बनाती है। और वो फ्लेवर क्या है, जैसे पेप्सी बना रही है, जैसे माउंटेन बना रही है, जैसे माउंटेन ड्यू है, सेवन अप है। अब देखें, पेप्सी की अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, माउंटेन ड्यू की अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, सेवन अप की अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कंपनी के लिए, पेप्सी कंपनी के लिए पेप्सी क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। माउंटेन ड्यू क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सेवन अप क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो मुख्तलिफ चीज जो कि जो है ना वो कंपनी उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करती है, उस चीज को क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। चले बहुत सारी डिस्कशन होगी इसके ऊपर, आगे चलते हैं। कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट की सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब कभी भी हम किसी भी चीज की कॉस्ट को उसके मेजरमेंट के हिसाब से डील करते हैं तो वो जो उसकी मेजरमेंट होती है वो उसकी कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूं कि, एक एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि पेट्रोल जो होता है वो लीटर्स में मिलता है। तो फिर जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो आपको पेट्रोल देते भी लीटर्स में हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 300 रुपए का लीटर है तो आप उसको 300 रुपए देंगे तो वो आपको कितने कितने लीटर देगा, 1 लीटर देगा। अगर आप उसको 6 रुपए देंगे तो वो कितने लीटर देगा, 2 लीटर देगा। अब वो जो लीटर्स में डील कर रहा है, वो जो पेट्रोल पंप वाला लीटर्स में डील कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट यूनिट कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोल पंप वाला किस तरीके से माप के आपको पेट्रोल देता है, वो लीटर्स के हिसाब से माप के देता है। इसी तरीके से अगर आप किसी एग वाले के पास चले जाएं और उसको कहें कि भाई मुझे एग दे दें, तो वो आपको एग जो है वो लीटर के हिसाब से नहीं देगा, वो दर्जन के हिसाब से देगा, वो डजन्स के हिसाब से देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो चीज जिसमें मेजरमेंट का हिसाब किताब रखा जाता है, उस मेजरमेंट के हिसाब किताब को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट यूनिट कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्स जो है वो डजन में मिलेंगे, लेकिन पेट्रोल जो है वो लीटर्स में मिलेगा। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट कंपनी जिस वक्त किसी भी बंदे को सफर करवाती है तो उसको सफर करवाने के बदले में जब पैसे चार्ज करती है तो फिर वो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करती है। ठीक है, वो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी जो है वो किलो के हिसाब से मिलती है। ठीक है, तो वो सब्जी वाला ये नहीं कहेगा कितने लीटर में सब्जी दे दूं आपको, वो आपको कहेगा कितने किलो सब्जी दे दूं। ठीक हो गया। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं उसकी बनानास की बात करते हैं तो हमें बनानास जो है वो किलो के हिसाब से नहीं मिलेंगे, वो हमें डजन के हिसाब से मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डजन हो गए, लीटर्स हो गए, किलोग्राम हो गए, या किलोमीटर्स हो गए। जब कभी भी कोई भी दुकानदार या कोई भी फैक्ट्री ओनर अपनी चीज को जब बेच रहा होता है और जिस मेजरमेंट के तहत बेच रहा होता है, उस मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके डेफिनेशन पे आते हैं। अ कॉस्ट यूनिट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखिए वही बात होगी कि ए कॉस्ट यूनिट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज इन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, जो कि कॉस्ट कैलकुलेट करने में मददगार साबित होता है। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि फॉर पेप्सी द कॉस्ट यूनिट इज पर लीटर। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल उसमें दे दी है कि जो पेप्सी की बोतल है वो पर लीटर के हिसाब से बिकती है। ठीक है, या पर बॉटल के हिसाब से बिकती है। ठीक है,
तो जाहिर है हम लीटर लीटर बोतल भी लेते हैं, 1.5 लीटर वाली भी लेते हैं, 2.25 लीटर वाली भी देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो पैसे चार्ज करेगा तो वो लीटर्स के हिसाब से चार्ज करेगा। अगर 1 लीटर की बोतल है तो 1 लीटर के पैसे लेगा, अगर 1.5 लीटर की बोतल है तो 1.5 लीटर के लिहाज से पैसे लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेप्सी कंपनी जो है वो या तो पर बॉटल के हिसाब से पैसे लेती है या पर लीटर के हिसाब से पैसे लेती है। तो पर लीटर को हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। चलिए काफी होगी डिस्कशन, आगे चलते हैं। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है? पहले हम लफ्ज सेंटर का मतलब पढ़ते हैं। सेंटर क्या होता है? सेंटर से मुराद ये होता है कि हर वो जगह या हर वो मरकज जो जो एक जगह होती है या मरकज होता है उसको हम सेंटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ, हमने आमतौर पर अपनी जिंदगी में पढ़ा हुआ है मेडिकल स्टोर। ठीक है, तो मेडिकल स्टोर जो है वो क्या है, वो एक सेंटर है किस चीज का? यहाँ से दवाइयां मिलती है, यहाँ से मेडिसिन मिलती है। ठीक है, एक जगह है जहां से सिर्फ आइसक्रीम मिलती है, तो जहां से आइसक्रीम मिलती है हम उसको क्या कहेंगे, ये आइसक्रीम का सेंटर है। ठीक है, एक जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कपड़े मिलते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये कपड़ों का सेंटर है। इसका मतलब ये होगा कि सेंटर एक जगह का नाम है। ठीक है, और एक सेंटर एक मरकज का नाम है, और हर बंदा जो है ना उस मरकज की तरफ आता है। ठीक है, अगर मुझे कपड़े चाहिए होंगे तो मैं भी उसी मरकज की तरफ जाऊंगा, आपको कपड़े चाहिए तो आप भी उस मरकज की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसी जगह जो कि जो है ना वो बहुत सारे लोगों के लिए विजिट की जगह है, यह एक ऐसी जगह जहां पर जो है ना लोग आते जाते हैं, उसको हम सेंटर कहते हैं। लेकिन अब हमारे पास लफ्ज है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या हुआ, हर वो जगह जो पैसे खर्च करवाती है उसको कॉस्ट सेंटर कहते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन दे दी मैंने आपको। हर वो जगह जो पैसे खर्च करवाती है उसको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ये आपका कॉस्ट सेंटर है। पूरी फैक्ट्री के अंदर जहां पे चीज प्रोड्यूस हो रही होती है वो कॉस्ट सेंटर है। जैसे कॉस्ट सेंटर क्यों है, देखिए जब कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो मटेरियल खरीदते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो क्या कहलाएगा, कॉस्ट सेंटर। लेबर हायर करते हैं, उससे काम लेते हैं, उसको वेजेस पे करते हैं, तो जो वेजेस पे की हैं वो उसी सेंटर की वजह से पे की हैं, तो इसका मतलब कॉस्ट सेंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो जगह जो कि जो है ना वो पैसे खर्च करवाती है उसको हम कॉस्ट सेंटर कहेंगे। और वो कॉस्ट सेंटर जो है ना कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई सेक्शन भी हो सकता है, कोई लोकेशन भी हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि हर वो जगह जो पैसे खर्च करवाती है उसको हम कॉस्ट सेंटर कहेंगे। और वो कॉस्ट सेंटर जो है वो उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, उसकी टाइप्स क्या हो सकती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट सेंटर इज अ डिपार्टमेंट सेक्शन और लोकेशन विद इन अ कंपनी वेयर कॉस्ट आर इनकर्ड एंड ट्रैक्ड। कि जी हर वो जगह जो पैसे खर्च करवाती है और उसके जरिए पता भी चल सकता है कि यहाँ यहाँ से पैसे खर्च हुए हैं। इट डज नॉट जनरेट रेवेन्यू। हर वो जगह जो कॉस्ट सेंटर है वो रेवेन्यू सेंटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रेवेन्यू सेंटर का सिंपल मतलब क्या है, हर वो जगह जो पैसे कमा के देती है, हर वो जगह जहां से पैसे कमाए जाते हैं, जहां से पैसे कमाए जाते हैं उसको रेवेन्यू सेंटर कहते हैं, जहां से पैसे खर्च किए जाते हैं उसको हम कॉस्ट सेंटर कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जो कि कॉस्ट सेंटर्स हैं। मैं यहाँ पर इन लाइटर नोट में अक्सर कहता हूँ कि घर के अंदर जो बच्चे पैसे खर्च करवाते हैं उसको हम उन बच्चों को हम क्या कहेंगे, कॉस्ट सेंटर कहेंगे। ठीक है ना, जाहिर है बच्चे सारे के सारे बच्चे पैसे खर्च ही करवाते हैं। हर बच्चा कहता है कि बाबा बुक्स ले दें, बाबा कपड़े ले दें। चले मेरे ख्याल है इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई थी। अच्छा, तो हम वहीं से अब अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। कॉस्ट सेंटर के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि बच्चे जो हैं वो कॉस्ट सेंटर हैं। ठीक है, बच्चे जो हैं सिर्फ पैसे खर्च करवाते हैं। तो अगर मैं कहूँ आपको कि बच्चों के बारे में अगर बात की जाए कि ये कौन सा सेंटर है, तो मैं कहूँगा कॉस्ट सेंटर। लेकिन जो बच्चों के जो वालिद साहब हैं वो पैसे कमाते हैं, तो फिर वालिद साहब को क्या कहेंगे?
रेवेन्यू सेंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो जगह जो पैसे खर्च करवाती है उसको हम कॉस्ट सेंटर कहेंगे, लेकिन हर वो जगह या हर वो सेंटर जो कि पैसे कमाता है उसको हम रेवेन्यू सेंटर कहेंगे। अगर मैं कंपनी की मिसाल दूं तो कंपनी की मिसाल बड़ी क्लियर है कि अगर मैं ये कहूं आपको कि सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो रेवेन्यू सेंटर है और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो कॉस्ट सेंटर है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर क्यों कहूंगा? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ पैसे खर्च करता है और खर्च करके चीज प्रोड्यूस करता है। उसका काम सिर्फ चीज प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसे खर्च करेंगे उसको हम कॉस्ट सेंटर कहेंगे। लेकिन जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो पैसे खर्च नहीं करता बल्कि कमा कर देता है। कमा कर कैसे देता है? वो जब माल बेचता है, जब सेल्स करता है, तो सेल्स करके जब पैसे आते हैं तो उसका काम है सेल्स करके देना। तो सेल्स करके देने वाले को हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू सेंटर। और जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट सेंटर। ये बड़ी सिंपल सी मैंने डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। अब बुक को भी थोड़ा सा कंसल्ट कर लेते हैं। वो कहता है कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स की टाइप्स क्या हैं? वो कहता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, फैक्ट्री जो है वो कॉस्ट सेंटर है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर है। अब सर्विस कॉस्ट सेंटर कौन कौन से हैं? एचआर डिपार्टमेंट भी कॉस्ट सेंटर है, आईटी डिपार्टमेंट भी कॉस्ट सेंटर है, और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट भी कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है ना वो पैसे खर्च करवाते हैं, इसलिए इनको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेप्सी कंपनीज बॉटलिंग प्लांट इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। बॉटलिंग बनाने वाले, बोतल बनाने वाले जो हैं वो क्या है? कॉस्ट सेंटर है। वाइल इट्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज अ सर्विस कॉस्ट सेंटर। ठीक है, वो कहता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ना वो सर्विस कॉस्ट सेंटर। ठीक हो गया। चलें आगे चलते हैं थोड़ा सा। कॉस्ट कार्ड। कॉस्ट कार्ड के लिहाज से भी हमने डिस्कशन कर ली है, लेकिन अब थोड़ी सी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक ऐसा कार्ड जिसके ऊपर तमाम के तमाम जो चीज हमने प्रोड्यूस की है उसके ऊपर जितने पैसे खर्च हुए हैं उस खर्च की तफसील लिखने को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कार्ड। एक ऐसा कार्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमने जो चीज प्रोड्यूस की है उसके ऊपर मटेरियल इतना खर्च हुआ, लेबर इतनी खर्च हुई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने खर्च हुए, एफओ जितने खर्च हुए, वेरिएबल एफ जितने खर्च हुए, फिक्स एफ जितने खर्च हुए। ठीक है, इसी तरीके से एडमिन एक्सपेंसेस इतने खर्च हुए, और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे जब कभी भी हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के ऊपर जो पैसे खर्च करते हैं उस चीज की पैसे खर्च करने को एक कार्ड की सूरत में हम नोट डाउन कर लेते हैं। उस कार्ड को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट कार्ड। ठीक हो गया। जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये देखिए जरा, कॉस्ट कार्ड, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट कार्ड। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट एलिमेंट, और दूसरे कॉलम में क्या लिखा हुआ है? अमाउंट लिखी हुई है। पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल जो है वो खर्च हुआ है 50.5 डॉलर का। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कितनी खर्च हुई है? $0.2 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने खर्च हुए हैं? $0.1 के। ठीक है, इसी तरीके से प्राइम कॉस्ट, इन तीनों को जमा कर लेते हैं। 0.5, 0.2 और 0.1 को जमा कर लें तो 0.8 बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? प्राइम कॉस्ट कहेंगे। प्राइम कॉस्ट के अंदर हम एफ को जमा करते हैं 0.3, तो ये आंसर आता है 1.1। और इसके अंदर एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 0.2 जमा करते हैं तो आंसर आता है 2। टोटल कॉस्ट पर यूनिट वो है 1.3। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा कार्ड जो कि आपको ये बताता है कि कंपनी ने जो चीज प्रोड्यूस की है, प्रोड्यूस करने से लेकर उसको मुकम्मल करने तक जो पैसे खर्च किए हैं उसको एक कार्ड की सूरत में राइट डाउन कर देते हैं, तो उस कार्ड को सिंपल कार्ड नहीं कहेंगे, उसको हम कॉस्ट कार्ड कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वो कहते हैं क्लासिफाइंग द कॉस्ट। कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, कॉस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, कॉस्ट को कैटेगराइज करते हैं। वो कहते हैं कि कॉस्ट को कैटेगराइज जो है वो किन किन सूरतों में कर सकते हैं? ये देखें, ये लिखा हुआ है। कॉस्ट को हम नेचर के हिसाब से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, फंक्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं, और बिहेवियर के हिसाब से भी कर सकते हैं। देखें, नेचर ऑफ कॉस्ट क्या है? कॉस्ट की जो नेचर है वो दो किस्म की है, एक है डायरेक्ट कॉस्ट और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन बाय नेचर। कॉस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच आवर कॉस्ट इज स्पेंट ऑन। कौन कौन सी टाइप्स हैं नेचर के लिहाज से? कौन कौन सी टाइप है? मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, और ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? नेचर के हिसाब से कॉस्ट है। और ये नेचर के हिसाब से क्या है? मटेरियल कॉस्ट भी है, लेबर कॉस्ट भी, और ओवरहेड कॉस्ट भी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट क्या है? देखिए, फंक्शन के हिसाब से दो ही किस्म के फंक्शन होते हैं, या तो प्रोडक्शन फंक्शन होता है या नॉन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है?
कि हमने जो पैसे खर्च किए हैं वो चीज को प्रोड्यूस करने के ऊपर खर्च किए हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा। अगर हमने प्रोडक्शन के ऊपर खर्च नहीं किए बल्कि सेल्स करने के ऊपर खर्च किए हैं तो वो क्या बन जाएगा, नॉन प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा। तो फंक्शन के हिसाब से दो ही किस्म की कॉस्ट होती है, एक होती है प्रोडक्शन फंक्शन और एक होती है नॉन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, ये देखिए जरा, प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी और नॉन प्रोडक्शन में क्या आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ जाएगी, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि चीज को बनाने के ऊपर जो पैसे खर्च करेंगे उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे, और जब उसको बेचेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और नॉन प्रोडक्शन फंक्शन में आगे क्या डिटेल्स हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट होती है वो आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट जो होती है वो आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर का मतलब ये है कि एक्टिविटी के लिहाज से जब हम किसी भी कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। देखें, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। बिहेवियर के लिहाज से तीन किस्म की कॉस्ट होती हैं, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये देखें, ये लिखिए, बिहेवियर के लिहाज से कितनी किस्म की कॉस्टें होती हैं, तीन किस्म की कॉस्टें होती हैं, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और तीसरी होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वो कहता है कि जी अगर आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी के मुताबिक नहीं है, इसका मतलब ये है कि जितने मर्जी यूनिट प्रोड्यूस कर लें कॉस्ट सेम रहे, कॉस्ट सेम रहेगी, तब्दील नहीं होगी, तो ऐसी कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मैंने क्या कहा कि एक्टिविटी के हिसाब से चेंज नहीं होगी, ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के हिसाब से चेंज नहीं होगी, ऐसी कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने एक जनरल मैनेजर अपॉइंट किया, जनरल मैनेजर का काम है पूरी फैक्ट्री की निगरानी करना। ठीक है, अब वो पूरी पूरी फैक्ट्री की निगरानी कर रहा है और उसको हमने कितनी तनख्वाह देनी है, 5 लाख रुपए देनी है। ठीक है, अब वो जो 5 लाख रुपए दे रहे हैं, चाहे फैक्ट्री पूरी की पूरी फैक्ट्री पूरे के पूरे महीने में प्रोडक्शन करे या ना करे, हमने उसको 5 लाख रुपए देने हैं। अगर वो 10 यूनिट पैदा करते हैं तो भी 5 लाख रुपए तनख्वाह देंगे, अगर वो 1 लाख यूनिट पैदा करते हैं तो भी हम 5 लाख रुपए तनख्वाह देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के लिहाज से चेंज नहीं होती, प्रोडक्शन के बढ़ने से या प्रोडक्शन के घटने से चेंज नहीं होती, सेम रहती है, कभी तब्दील नहीं होती, ऐसी कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। मैं उसकी मिसाल आपकी अपनी लाइफ से दे सकता हूँ कि एक बंदा है वो जॉब करता है। ठीक है, अब उसकी तनख्वाह जो है वो है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब वो दफ्तर में जाकर काम करे या ना करे उसको 1 लाख रुपए जरूर मिल जाए। जिस तरह मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो क्या है कि जिस दिन कॉलेज के अंदर स्ट्राइक हो जाती है या जिस दिन कॉलेज के अंदर, अच्छा, तो कहाँ पे बात रुकी थी कि मेरी कॉलेज में जॉब है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, ठीक है, मेरी परमानेंट जॉब है। अब जिस दिन कॉलेज में क्लास होगी या जिस दिन क्लास नहीं होगी, मैंने कॉलेज में जाना ही जाना। अगर क्लास होगी तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं होगी तो नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन क्लास ना पढ़ाने से मेरी तनख्वाह कम नहीं हो जाएगी और पढ़ा देने से मेरी तनख्वाह बढ़ नहीं जाएगी। तो चाहे मुझसे 1 पीरियड पढ़वाएं, चाहे 2 पीरियड पढ़वाएं, चाहे 3 पीरियड पढ़वाएं, मेरी तनख्वाह सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्टिविटी हो या ना हो, क्लास पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, फैक्ट्री की मिसाल देता हूं, प्रोडक्शन हो या ना हो, प्रोडक्शन मैनेजर को तनख्वाह पूरी मिलेगी। जब प्रोडक्शन मैनेजर को तनख्वाह पूरी मिलेगी, चाहे प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो भी 5 लाख रुपए तनख्वाह देंगे, प्रोडक्शन नहीं हो रही तो भी 5 लाख रुपए तनख्वाह देंगे, पूरा महीना प्रोडक्शन नहीं हुई फिर भी उसको 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि उसका रिलेशनशिप प्रोडक्शन के साथ नहीं होता, उसका रिलेशनशिप सिर्फ इसी चीज के साथ होता है कि उसके साथ हमने कमिटमेंट कौन सी की है। अगर उसके साथ कमिटमेंट ये की है कि हम आपको 5 लाख रुपए तनख्वाह देंगे और आपने फैक्ट्री को देखना है, आप फैक्ट्री को देखेंगे, चाहे प्रोडक्शन हो रही है तो भी आपकी तनख्वाह 5 लाख है, नहीं हो रही तो भी नहीं हो रही प्रोडक्शन तो भी तनख्वाह 5 लाख है। तो जब कभी भी आपकी तनख्वाह जो है वो प्रोडक्शन की बुनियाद पर कैलकुलेट नहीं की जाएगी,
तो फिर ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट कहेंगे। अब मैं मिसाल देता हूँ वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी वेरी से ही है, वेरी करना, तब्दील होना। अब ऐसी कॉस्ट जो कि जो है ना वो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन घटेगी तो कॉस्ट भी घट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपको कि मुझे जो है ना एक फर्नीचर बनाना है, एक कुर्सी बनानी है। कुर्सी बनाने के लिए मुझे 10 केजी जो है ना वो लकड़ी चाहिए, 10 केजी वुड चाहिए। तो 2 कुर्सियां बनाने के लिए कितनी चाहिए होगी, 20। 3 कुर्सियां बनाने के लिए कितनी चाहिए होगी, 30। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे तो मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, प्रोडक्शन घटाते जाएंगे तो मटेरियल कॉस्ट भी घटती जाएगी। तो इसका मतलब ये कि हर वो प्रोडक्ट, हर वो चीज जो कि जो है ना वो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ उसकी कॉस्ट बढ़ती है और प्रोडक्शन के घटने के साथ उसकी कॉस्ट घटती है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटाएंगे तो कॉस्ट घटेगी। तो इसका मतलब ये है कि हर वो कॉस्ट जो कि जो है ना प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मैं उसकी मिसाल दे चुका हूँ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। मसलन मैं लेबर के लिहाज से मिसाल देता हूँ। एक कुर्सी बनाने के लिए 1 घंटे, 1 घंटा हमने लेबर करवाए ना, तो 1 घंटे में कुर्सी बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 घंटा काम करवाएंगे तो कुर्सी मुकम्मल हो जाती है, और 1 घंटे की वेजेस जो है ना वो 100 रुपया है। और अगर हमने 2 कुर्सियां बनवानी होगी तो कितनी वेजेस हो जाएंगी, 200 रुपये। 3 कुर्सियां बनवानी होगी तो कितनी वेजेस हो जाएंगी, 300 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटाएंगे तो कॉस्ट घटेगी। ऐसी तमाम कॉस्ट हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक हो गया। और तीसरी किस्म की कॉस्ट है उसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर दोनों खसूसियत पाई जाए, वेरिएबल कॉस्ट की भी खसूसियत पाई जाए और फिक्स कॉस्ट की भी खसूसियत पाई जाए, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और इसकी एग्जांपल, बड़ी सादा सी एग्जांपल मेरे हर वक्त जेहन में रहती है, वो ये है कि जो बिजली का बिल है ना, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि बिजली के बिल के अंदर हमने दोनों किस्म की कॉस्ट अदा करती है, वेरिएबल कॉस्ट भी अदा करते हैं और फिक्स कॉस्ट भी अदा करते हैं। फिक्स कॉस्ट किस सूरत में अदा करते हैं, तो जो टैक्सेस हैं ये फिक्स हैं, चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, टैक्स हमने फिक्स अदा करना है। जैसे मैं उसकी मिसाल एक और दे देता हूँ। जो बिजली का बिल आता है ना, उसके अंदर एक लफ्ज लिखा होता है मीटर रेंट। मीटर रेंट, मेरे ख्याल में मीटर रेंट जो है ना वो 1,000 रुपया है। अब जो बंदा एक 100 यूनिट खर्च करता है तो भी वो 1,000 रुपये मीटर का रेंट अदा करेगा। जो बंदा 500 यूनिट खर्च करता है वो भी 1,000 रुपये का मीटर का रेंट अदा करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे यूनिट ज्यादा खर्च करें चाहे कम खर्च करें, वो जो मीटर का रेंट है वो क्या है, फिक्स कॉस्ट है। लेकिन जो बंदा ज्यादा यूनिट खर्च करेगा उसका ज्यादा बिल आएगा, जो कम यूनिट खर्च करेगा उसको कम बिल आएगा। तो यूनिट के जो पैसे हैं वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, और मीटर का जो रेंट है वो कौन से पैसे हैं, फिक्स कॉस्ट। और दोनों को मिला के इकट्ठा बिल आता होता है। अब जो पूरे का पूरा बिल है, इस पूरे के पूरे बिल को जब हम कहें ना इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, तो इस कॉस्ट का नाम क्या रखेंगे हम, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इस एक ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर दोनों खसूसियत पाई जाए, फिक्स कॉस्ट की खसूसियत भी पाई जाए और वेरिएबल कॉस्ट की भी खसूसियत पाई जाए, और वो इकट्ठा एक ही बिल आए, तो इस इकट्ठे एक ही बिल को हम क्या कहेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जब जब हमारा मटेरियल का बिल आएगा, जहां से हमने मटेरियल खरीदा है, मटेरियल का बिल आएगा, तो उसके बिल को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। और अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो हम सैलरी पे कर रहे हैं जनरल मैनेजर को, उसका जब बिल बनेगा तो उस बिल को क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ। हाँ, एक और भी एग्जांपल माइंड में आ गई। जो हम किराया अदा करते हैं, फैक्ट्री का किराया अदा करते हैं, ऑफिस का किराया अदा करते हैं या शॉप का किराया अदा करते हैं, वो जो किराया है वो फिक्स है। अगर मिसाल के तौर पर हमने शॉप का किराया अदा किया है और हमने 15 दिन जो है ना वो शॉप खोली है और 15 दिन बंद रखी है, तो वो किराया पूरा लेगा आपसे। वो जितना भी किराया आपके साथ तय हुआ है वो पूरा लेगा। तो उस पूरे किराए को हम क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट कहेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि उसके अंदर बैठ के हमने जो है ना वो माल बेचा है और माल प्रोड्यूस किया है, तो जितना माल प्रोड्यूस करेंगे उसी का ही खर्चा होगा, जितना प्रोड्यूस नहीं करेंगे उसका खर्चा नहीं होगा। फिर ये कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। मेरा ख्याल है ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल जो है ना वो बड़ी
डिटेल से दे दी है, तो आप इसकी एग्जांपल जो है वो साथ इस पे लिखा हुआ है, ये पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। कॉस्ट कोड्स, कॉस्ट कोड्स की भी डेफिनेशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं इसको इस एग्जांपल के साथ मैं देता हूँ। कोड का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज के बारे में एक शॉर्ट सा नंबर, एक शॉर्ट सी सिंबल या एक खास किस्म का जो है ना वो, जब हम इशारा यूज करते हैं तो उसको हम कोड कहते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आप रोड पर जा रहे हो ना, तो आप जिस वक्त किसी भी बंदे को इस तरह इशारा करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि चले जाओ। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे करने का मतलब है कि चले जाओ। ठीक है। और ऐसे करने का मतलब क्या है कि वापस चले जाओ। ऐसे करने का मतलब क्या है कि मेरी तरफ आ जाओ। ये क्या है? ये कोड है। आपको बोलना नहीं पड़ रहा। किसी बंदे को दूर से बुलाना हो और वो बहुत दूर हो, तो आप उसको आवाज देंगे भी सही तो आवाज नहीं जाएगी। लेकिन आप इस तरह इशारा करेंगे तो इशारे का मतलब ये होगा कि आप आ जाओ या चले जाओ या रुक जाओ। आप ऐसे भी रुकने का इशारा देखते हैं अक्सर, स्टॉप के ऊपर जो है ना वो रुकने का इशारा देखते हैं, जब वार्डन जो है ना वो आपको रुकने का इशारा करता है। ये इशारा क्या है? इसको कोड कहते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक और भी उसकी मिसाल दे देता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि क्लास के अंदर, जब आप क्लास पढ़ रहे होते हैं तो क्लास के अंदर जो है वो जब हाजिरी लगती है, तो हाजिरी जो है वो रोज आपका नाम नहीं पुकारा जाता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसमें 50 बच्चे बैठे हुए हैं। तो जो पहला पहला बच्चा है ना, हाजिरी रजिस्टर पे जो पहला पहला बच्चा है उसका नाम है मोहम्मद उस्मान। ठीक है। अब मैं रोज जब हाजिरी लगाऊंगा ना तो मैं मोहम्मद उस्मान नहीं कहूंगा। दूसरे नंबर पे लड़का है अबू बकर, तो मैं रोज अबू बकर नहीं कहा करूंगा। मैं क्या कहा करूंगा? आप जरा अंदाजा लगाएं मैं क्या कहा करूंगा। मैं जो उस्मान है वो सबसे पहले है, मैं उसका उसका एक रोल नंबर बना, उसका रोल नंबर होगा 1। अबू बकर का क्या होगा? रोल नंबर 2। अब मैं रोज जब बोला करूंगा ना, तो जब मैं रोल नंबर 1 बोलूंगा तो उस्मान ही मुतवज्जे होगा, और उस्मान ही जो है वो कहेगा यस सर या प्रेजेंट सर या कुछ भी कहेगा। तो वो उसको एक इशारा दे दिया मैंने कि तुम्हारा नाम अगर ना भी बोलूं लेकिन 1 बोलूंगा तो समझ लेंगे तुम्हें तुम्हें ही कॉल कर रहा हूं, और तुमने अपनी हाजिरी जो है ना वो लगवानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी हम किसी भी चीज के बारे में उसका कोई शॉर्ट वर्ड या उसका कोई न्यूमेरिक वर्ड या कोई सिंबल जो है वो असाइन कर देते हैं, तो ये जो असाइनमेंट ऑफ सिंबल या न्यूमेरिक वर्ड है, इसको हम क्या कहेंगे? कोड कहेंगे। अब हम कॉस्ट कोड्स की बात करते हैं, तो कॉस्ट कोड्स क्या हैं? कि जी जो भी कोई पैसे खर्च हो रहे हैं, जो भी कोई प्रोडक्शन के ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं, मटेरियल खर्च हो रहा है, लेबर खर्च हो रही है, एफओएच खर्च हो रहे हैं, जो जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं, हम रोज नहीं कहा करेंगे मटेरियल इतना ले आओ, मटेरियल इतना आ गया, मटेरियल इतना खरीद लिया, मटेरियल इतना रह गया। हम ऐसे नहीं कहेंगे। हम उसका एक कोड रख लेंगे। मटेरियल का कोड रखेंगे हम 001, लेबर का कोड रखेंगे 002। और जब कभी भी जो है ना मैं एंट्री पास करूंगा, अकाउंटिंग की एंट्री पास करूंगा, तो मैं रोज रॉ मटेरियल नहीं कहूंगा या रोज मटेरियल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 001। अच्छा, जब मैंने उसकी एंट्री पास करनी होगी तो मैं एंट्री इस तरह पास करूंगा। जरा थोड़ा सा जो है ना हम अपनी अकाउंटिंग को और जरा मॉडर्नाइज कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जनरल जनरल एंट्री जब हम पास करते हैं ना, तो जनरल जनरल एंट्री इस तरह पास करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मटेरियल खरीदा, तो एंट्री पास करेंगे रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ठीक है। या वाउचर पेबल क्रेडिट। ठीक है। ये हमने लफ्जों की सूरत में एंट्री पास कर ली। लेकिन जब हम कॉस्ट कोड्स की बात करते हैं तो फिर हम मटेरियल को डेबिट नहीं करेंगे, हम अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? मटेरियल का कोड रखा हुआ है हमने 001, हमने 001 को डेबिट करते हैं। अकाउंट्स पेबल का कोड रखा हुआ है हमने 005, तो हमने 005 को क्रेडिट कर दी है। हम डेली जो है वो लफ्जों के जरिए जो है वो एंट्री नहीं पास किया करेंगे, हम कोड्स के जरिए एंट्री हम पास किया करेंगे। जब कोड्स के जरिए एंट्री पास करेंगे तो हम मटेरियल के लिए 001 कहा करेंगे और अकाउंट्स पेबल के लिए 005 कहा करेंगे। 001 डेबिट और 005 क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर वो चीज, हर वो कॉस्ट जिसका कोई शॉर्ट वर्ड या कोई न्यूमेरिक वर्ड या कोई सिंबल असाइन कर दिया जाता है, उस असाइनमेंट ऑफ सिंबल को या न्यूमेरिक वर्ड को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कोड्स कहते हैं। ये मेरे सामने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आपको इजीली जो है ना वो नजर भी आ रही होगी।
वो क्या है कि कॉस्ट कोड्स आर न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक कोड्स असाइन टू डिफरेंट कॉस्ट फॉर इजी ट्रैकिंग। वो कहता है कि इजी ट्रैकिंग के लिए हम ये सारा कुछ करते हैं। हम बार बार इतना इतने बड़े बड़े लफ्ज नहीं बोल सकते, हम छोटा सा शॉर्ट सा कोड बोलते हैं और उसका मतलब समझ आ जाता है। वो कहता है जिस तरह मैंने बोला भी है कि रॉ मटेरियल के लिए हमने उसका कोड क्या बनाया हुआ है, RM001। लेबर के लिए कोड क्या बनाया हुआ है, LBR002। ठीक हो गया, तो ये है कॉस्ट कोड्स। आगे चलते हैं। कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम मुख्तलिफ होते हैं। कोडिंग सिस्टम की मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। कोड बनाने के तरीके का, जब हम कहते हैं ना कॉस्ट कोडिंग सिस्टम, तो कॉस्ट कोडिंग सिस्टम का मतलब होता है कि कौन कौन से मेथड से हमने कोड बनाए हैं। कुछ लोग किसी मेथड से बनाते हैं, कुछ लोग किसी मेथड से बनाते हैं, कुछ लोग किसी मेथड से बनाते हैं। तो हर किसी का कोड बनाने का मुख्तलिफ तरीका है। तो वो इसमें बताया गया है कि कोड बनाने का एक तरीकेकार को हम सीक्वेंशियल कोड कहते हैं। सीक्वेंशियल कोड, सीक्वेंशियल कोड का मतलब सीक्वेंस से है। ये बात सिंपली याद रख लें कि जब कभी भी कोड सीक्वेंस से बनाए जाते हैं उसको हम सीक्वेंशियल कोड कहते हैं। कुछ कंपनियां सीक्वेंस के जरिए कोड बनाती हैं, मसलन 001, 002, 003। जब तरतीब से जब कोड बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंशियल कोड। दूसरा, कुछ कंपनियां ब्लॉक कोडिंग सिस्टम यूज करती हैं। कौन सा सिस्टम यूज करती हैं, ब्लॉक कोडिंग सिस्टम। ब्लॉक कोड से क्या मुराद है, मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ कि मटेरियल तो बहुत से किस्म के जो हम यूज कर रहे होते हैं। मसलन हम अभी मैंने पेप्सी की मिसाल दी। पेप्सी के अंदर शुगर भी इस्तेमाल होती है, वाटर भी इस्तेमाल होता है, सिरप भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, केमिकल भी इस्तेमाल होता है, ये जो कुछ भी इस्तेमाल होता है, एक से ज्यादा किस्म के रॉ मटेरियल यूज होते हैं। तो जब हम ब्लॉक कोडिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं ना, तो मटेरियल को जो है ना वो एक ब्लॉक दे दिया हमने। मैं लिख के दिखाता हूं, एक से लेके 1000 तक जब हम कोड बनाएंगे तो वो किस चीज के बनाएंगे, वो मटेरियल के कोड बनाएंगे। मींस कि मटेरियल कोड जो है ना वो हमेशा एक से लेके 1000 के दरमियान होंगे। जैसे मसलन ब्लॉक का मतलब क्या है, ब्लॉक का मतलब ये है कि कहां से शुरू होते हैं और कहां पे एंड होते हैं, ये ब्लॉक है। अब एक से लेके 1000 के दरमियान में मटेरियल रहा करेगा। मसलन शुगर का कोड रखते हैं, शुगर का कोड क्या होगा, S-001। ठीक हो गया। अच्छा, सीरप का कोड, सीरप के लिए हम कोड रखते हैं S002। अब देखिए, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्लॉक कोड का मतलब ये हुआ कि एक खास एरिया ऑफ डिजिट्स को हम क्या कहेंगे, ब्लॉक कोड्स कहेंगे। अब दूसरा ब्लॉक क्या होगा, ये खत्म हो रहा है 1000 के ऊपर, और अगला ब्लॉक कहां से शुरू होगा, 1001 से लेके कहां तक जाएगा, 2000 तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक है ये सिर्फ लेबर के लिए। इसका मतलब ये होगा कि ये तय पा गया कि मटेरियल के लिए कौन सा ब्लॉक होगा, एक से लेके 1000। ठीक है, और उसके लिए लेबर के लिए क्या होगा, 1001 से लेके 2000। इसका मतलब ये कि 1000 एंट्रियां जो हैं वो इसमें आ सकती हैं। 1000 कोड इसके खुल सकते हैं, इसके भी 1000 कोड खुल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर हर जो ब्लॉक है वो डिफरेंट चीजों के लिए है। तो जब मैं कहता हूं कि जी हर हर ब्लॉक डिफरेंट चीजों के लिए है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्लॉक कोडिंग सिस्टम कहेंगे। तीसरा है हेरारिकल कोडिंग सिस्टम। हेरारिकल कोडिंग सिस्टम से मुराद ये होता है कि जी हमने मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो हेरारकी यूज करते हैं। आमतौर पर हेरारकी का मतलब ये होता है कि जी ऊपर से नीचे तक जो है वो चीजें काउंट की जाती हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने ही कॉलेज की एग्जांपल देता हूँ। हमारे कॉलेज में जो सबसे बड़ा ऑफिसर है उसको प्रिंसिपल कहते हैं, उसका ग्रेड भी सबसे ज्यादा है। अगर मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को और तमाम प्रोफेसर्स को और तमाम के तमाम जो है ना वो क्लर्क्स को और उसके बाद जो पीएन और ये जो छोटा स्टाफ होता है, इनको जब इनकी जब कोडिंग करूंगा तो कैसे कोडिंग करूंगा, हेरारकी के जरिए करूंगा। और हेरारकी क्या है, उनके ओहदे के हिसाब से कोडिंग करूंगा।
तो जैसे हायरार्की में क्या होता है कि सबसे बड़ा ऑफिसर सबसे पहले उसका कोड आएगा, उससे छोटे, जिस तरह हमारे कॉलेज के अंदर एक वाइस प्रिंसिपल है, तो वाइस प्रिंसिपल का कोड क्या होगा, मैं थोड़ा सा बयान करता हूँ। प्रिंसिपल का कोड क्या होगा, 001। वाइस प्रिंसिपल का क्या होगा, 002। ठीक है। इसी तरीके से जो जो प्रोफेसर जो है ना वो उसके उसके अंडर काम करते जाएंगे, तो जो लोग उनके अंडर काम करते हैं उनका कोड जो है ना वो उससे आगे आगे चलता जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हमारे कॉलेज के अंदर जो है ना वो 60 प्रोफेसर हैं, और 60 प्रोफेसर जो हैं वो उनका कोड क्या होगा, मसलन मैं उसकी मिसाल लेता हूँ। एक एक प्रोफेसर है, उसका स्केल है, फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ 20 स्केल है। ठीक है। अब मैं टीचर्स का कोड बनाने जा रहा हूँ। टीचर्स प्रिंसिपल का कितना हो गया, 1। वाइस प्रिंसिपल का कितना हो गया, 2। ठीक हो गया। तो प्रोफेसरों में सबसे पहला प्रोफेसर है, उसका ग्रेड है 20। अब उसका कोड क्या होगा, 003। उससे अगला जो बंदा है उसका स्केल है 19, तो उसका स्केल क्या होगा, या उसका कोड क्या होगा, 004। इसी तरह जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ जब कभी भी हम कोडिंग सिस्टम बनाते हैं, या निस्बतन कम दर्जे का जो है ना वो कोड जो है ना वो हर अगला कोड होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेरारिकल कोड कहते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, आपको ये एग्जांपल बड़ी अच्छी लगेगी, कि हमारा जो बिजनेस है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हमारा बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया में कितने बड़े आजम हैं, 7 बड़े आजम हैं। ठीक है। अच्छा, मसलन एशिया को मैं कौन सा कोड दूंगा, 1 दूंगा। एशिया के अंदर हमारे तमाम के तमाम मुल्कों के जो है ना वो बिजनेस हैं। एशिया के अंदर चाइना भी आता है, चाइना सबसे बड़ा मुल्क है, तो मैं चाइना को क्या कोड दूंगा, अगेन 1 दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बरे आजम के हिसाब से मैं कोड कौन सा दूंगा, 1 दूंगा। लेकिन चाइना को मुल्कों के हिसाब से कोड कौन सा दूंगा, 001 दूंगा। ठीक है। अच्छा, फिर चाइना के अंदर भी मेरी जो है ना वो सेल्स हो रही है, तो चाइना के अंदर मेरी सेल्स है बीजिंग में, तो बीजिंग को मैं क्या नंबर दूंगा, 00001 दूंगा। अब देखिए ये हायरार्की बनते जा रहा है। ये पूरी बरे आजम का कोड, ये मुल्क का कोड, ये शहर का कोड। इसका मतलब ये हुआ कि कोड जो है ना मैं उनके एरिया के हिसाब से बनाता जा रहा हूँ। जो बरे आजम होता है वो सबसे बड़ा एरिया कहलाता है, बरे आजम बहुत बड़ा है, तो उसको हम क्या कोड देंगे, 01। 001 किसको दिया है, जो मुल्कों के हिसाब से, एशिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है उसको मैं कोड दूंगा 001। ठीक है। और चूंकि चाइना को जो है ना मैंने 1 कोड दिया है, तो चाइना के लिहाज से उसका अपना शहर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बीजिंग है, तो बीजिंग को कोड क्या दूंगा, 0001। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना मूव कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा एरिया है उसको पहले कोड देंगे, जो उससे छोटा एरिया है उसको बाद में कोड देंगे, और जो उससे भी छोटा एरिया है उसको हम उससे भी बाद में कोड देंगे। तो ये जो कोडिंग सिस्टम बनाया जाएगा इसको हम क्या कहेंगे, हेरारिकल कोड सिस्टम। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूं कि एशिया के अंदर दूसरा बड़ा मुल्क है, फॉर एग्जांपल दूसरा बड़ा मुल्क इंडिया है। ठीक है। तो इंडिया का कोड क्या होगा, 01 तो है एशिया का कोड, तो इंडिया का कोड क्या होगा, तो 2। और इंडिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई। ठीक है। तो मुंबई को क्या कोड दूंगा, 001। अब देखिए ये बात समझने की है कि हमारा कोड थोड़ा सा डिफरेंट होगा बस। ये नहीं कि सारी चीजें ही डिफरेंट होंगी, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिए ये 1 जो है ये है एशिया का, तो इंडिया भी तो एशिया में आता है, इसलिए इसका भी शुरू का 1, इसका भी शुरू का 1। चाइना जो है वो एशिया का मुल्क है, तो इसको हम 1 दे देंगे। और जो इंडिया है वो उससे छोटा मुल्क है, तो हम उसको 2 दे देंगे। लेकिन जो ये 0001 है ये चाइना का बड़ा शहर है, और ये जो 001 है ये इंडिया का बड़ा शहर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट होंगे, तो फिर आपका कोड जो है ना वो कामयाब हो जाएगा, और किसी न किसी लिहाज से कोई भी मसला नहीं होगा। तो ये था आपका हायरार्किकल कोड सिस्टम। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। समरी ऑफ द की कॉस्ट टर्म्स, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। ये आप जहां से इसको रीड आउट भी कर लेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे।
ठीक है, ये सारा मैंने बहुत बयान कर दिया है। अब हम बात करते हैं चेंजिंग रोल ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये लफ्ज चेंजिंग रोल ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या मुराद है? आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? बहुत ही जबरदस्त मतलब है और बहुत ही आसान मतलब है। देखें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कल क्या करती थी और आज क्या करती है, मैं जरा थोड़ा सा आपके सामने इसको डिस्टिंग्विश करता हूं। पहले, कल का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट था वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल करता था। आज का मैनेजमेंट अकाउंटेंट कॉस्ट कंट्रोल भी करता है और फ्यूचर की प्रोडिक्शन भी करता है। ये बात याद रखें। दोबारा सुन लें कि कल का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट था, पुराने दौर का मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो क्या करता था? कॉस्ट कंट्रोल करता था सिर्फ, और फ्यूचर की प्रोडिक्शन नहीं करता था, या फ्यूचर के लिहाज से कोई भी जो है ना वो फोरकास्टिंग नहीं करता था। लेकिन आज का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो कॉस्ट कंट्रोल तो करता ही करता है, वो तो उसकी जो है ना वो की एरिया है। लेकिन आज का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो प्रोडिक्शन भी करता है, वो फ्यूचर प्लानिंग भी करता है, वो स्ट्रेटेजी भी बनाता है, वो स्ट्रेटेजी बनाने में मददगार भी साबित होता है, वो फोरकास्टिंग भी करता है। हर वो काम जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसको करने चाहिए, अब वो करता जा रहा है। इसलिए उसको उसके लिए लफ्ज यूज किया गया है चेंजिंग रोल ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। कल क्या काम करती थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आज क्या काम करती है। ठीक है, तो यही हम जो है ना वो इसको हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दे दिया है कि चेंजिंग रोल से क्या मुराद है, कि कल मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरह क्या करता था और आज क्या करता है। इंटरेस्टिंग बात देखें, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या थी और आज मॉडर्न दौर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, तो ये पढ़ते हैं जरा। अभी आपको आसान लगेगा। लो जी, वो कहता है कि ट्रेडिशनल रूल क्या था। वो कहता है 1990 से पहले पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या क्या करता था। वो कहता है, पहली बात है, मेन फोकस किस चीज पे था? 1990 से पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता था? कॉस्ट कंट्रोल करता था। लो जी, जिस तरह मैंने बोला था ना वही होगी बात। कॉस्ट कंट्रोल करता था और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता था। वाह जी वाह। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्या मुराद है? कि वो सिर्फ सिर्फ रिपोर्ट्स तैयार करता था, या कॉस्ट कंट्रोल करता था या रिपोर्ट्स तैयार करता था। आज का जो मॉडर्न अकाउंटेंट है, आज का मॉडर्न दौर का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो क्या करता है? बिजनेस स्ट्रेटजी बनाता है और डिसीजन सपोर्ट देता है। देखिए, जिस तरह मैंने पहले ही बोला था कि जो आज का मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो बिजनेस स्ट्रेटजी बना कर देता है। एक बहुत बड़ी जो है ना कारोबार को कामयाब होने के लिए लंबे अरसे के लिए जो हिकमत अमली बनाई जाती है उसको हम बिजनेस स्ट्रेटजी कहते हैं। तो जब लंबे अरसे के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस स्ट्रेटजी। और ये कौन बना रहा होता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट बना रहा होता है। कल के दौर में ऐसे नहीं करता था, कल सिर्फ यही करता था, कॉस्ट कंट्रोल करता था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता था। आज का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो बिजनेस स्ट्रेटजी बनाता है और डिसीजन सपोर्ट देता है कंपनी को। अच्छा, टाइम ओरिएंटेशन। कल का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट था वो हिस्ट्री में रहता था, तारीख में रहता था। मींस कि वो हिस्टोरिकल डाटा यूज करता था और हिस्टोरिकल डाटा के जरिए जो है ना वो अपना काम करता था। पास्ट डाटे की बुनियाद पर अपनी सारी की सारी जो है ना वो रिपोर्ट्स तैयार करता था। लेकिन आज का जो अकाउंटेंट है वो फ्यूचर ओरिएंटेड फोरकास्टिंग करता है। मैंने बताया ना आपको कि जो आज का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो फ्यूचर फोरकास्ट करता है और अपनी फ्यूचर के लिहाज से जो है ना वो आपको फोरकास्टिंग करके देता है। ठीक है, कि जी आपकी जो है ना वो आने वाले दिनों में कितनी सेल हो जाएगी, आने वाले दिनों में कितने खर्चे हो जाएंगे। वो बजट बनाता है ना। आज का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो बजट बनाता है और वो बड़े बड़े बजट बजट बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर के लिहाज से, मॉडर्न दौर में फ्यूचर के लिहाज से जो है ना वो डिस्कशन हो रही है। और ट्रेडिशनल रोल जो था 1990 से पहले पहले वो क्या था? हिस्ट्री के ऊपर जो है ना वो बात करता था, वो पास्ट के ऊपर बात करता था। वो जब कभी भी रिपोर्ट तैयार करता था पास्ट की बुनियाद पर करता था, वो जब कभी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता था पास्ट की बुनियाद पर करता था, या जब कभी भी कोई एनालिसिस करता था तो पास्ट डेटा को सामने रख के अपना एनालिसिस करता था। लेकिन आज का मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटेंट इस बात को जिन में रखता है, फ्यूचर को जिन में रख के सारी की सारी जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है। तो चले आगे चलते हैं। वो कहता है टेक्नोलॉजी यूज। 1990 से पहले टेक्नोलॉजी यूज होती थी या नहीं होती थी ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटेंट आज जो है वो टेक्नोलॉजी यूज करता है। कैसे?
वो कहता है कि मैनुअल कैलकुलेशन स्प्रेडशीट्स बनती थी पहले दौर में, 1990 से पहले एक्सेल में जो है ना वो सारी की सारी जो है ना एनालिसिस हुआ करता था, और मैनुअल कैलकुलेशन की जाती थी, हाथ से कैलकुलेशन की जाती थी। लेकिन आजकल के दौर में एआई यूज होती है, ये देखिए एआई यूज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, ऑटोमेशन यूज होती है, बिग डाटा यूज होता है, बिग डाटा एनालिटिक्स यूज होते हैं। ये जो बिग डाटा एनालिटिक्स है, ये इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े बड़े डाटे को जो है ना वो सॉफ्टवेयर्स के जरिए जो है ना वो कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कल का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट था वो मैनुअल काम करता था, वो मैनुअल कैलकुलेटर से काम करता था, वो एक्सेल शीट में काम करता था। लेकिन आज का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता है, ऑटोमेशन में काम करता है, बिग डाटा एनालिटिक्स में काम करता है। डिसीजन सपोर्ट क्या थी? पुराने दौर में डिसीजन सपोर्ट क्या थी? लिमिटेड रोल इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिहाज से उसका जो रोल था वो लिमिटेड, उसका जो रोल था वो लिमिटेड था। लेकिन आज का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसका रोल जो है वो पूरे के पूरे बिजनेस प्लान्स बनाने पर जो है ना वो मुश्तमिल है। पहले सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो है ना उसको शामिल करते थे, और अब उससे जरा ज्यादा प्लानिंग नहीं करवाते थे। लेकिन आज जो है ना आज का मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो पूरे के पूरे बिजनेस का प्लान बनाता है, तो ये उसका रोल चेंज हो गया। और आखिरी क्या है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। पहले दौर में बेसिक फाइनेंशियल मैट्रिक्स के जरिए परफॉर्मेंस जो है ना वो कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। लेकिन आज जो है ना वो केपीआईज के जरिए परफॉर्मेंस चेक की जाती है, बैलेंस स्कोर कार्ड के जरिए परफॉर्मेंस चेक की जाती है, ईएसजी रिपोर्टिंग के जरिए जो है ना वो कंपनी की जो है परफॉर्मेंस चेक की जाती है, ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे चलते हैं। वो कहता है कि की ड्राइवर्स ऑफ चेंजेस इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो कौन कौन सी बेसिस हैं जिनकी बुनियाद पर जो है ना वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल तब्दील हो गया है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है लेकिन ये बहुत अहम पोर्शन है। इस पोर्शन से काफी सारे डिस्क्रिप्टिव सवाल जो है ना वो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आपने इसको जो है ना वो दिल से पढ़ना है और इसकी तैयारी करनी है। मैंने इसको जो है ना वो बड़े आसान से जो है ना नोट्स की सूरत में बनाया है, वो कि जो है ना ये बहुत सारी जगहों से मैंने इकट्ठा किया है, लेकिन ये कि आपको ये फायदा बहुत देगा, ठीक है। तो आपने इसको जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है, और आपका डिस्क्रिप्टिव का जो पोर्शन है एफसीएमए का एग्जाम में वो यहीं से ही कवर होता है, ठीक है। चले वो कहता है कि की ड्राइवर्स ऑफ द चेंजेस इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो कौन कौन सी एरियाज हैं जिनकी वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तब्दीली आई। सबसे पहली वजह टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ना वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल जो है ना तब्दील हो गया। जिस तरह भी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे बात कि जी पहले जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट था वो मैनुअल कैलकुलेशंस करता था, स्प्रेडशीट के जरिए कैलकुलेशन करता था, मींस एक्सेल में जाके काम करता था। अब आज का मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है ना सॉफ्टवेयर्स में काम करता है, ऑटोमेशन के जरिए काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करता है, ओरेकल में काम करता है, सैप में काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स में काम करता है, ठीक है, बिग डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करता है, ठीक है, रियल टाइम में डिसीजन मेकिंग करता है। रियल टाइम मींस आज की डाटे की बुनियाद पर वो डिसीजन मेकिंग करता है, फ्यूचर के डाटे की बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग करता है। लेकिन कल का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट था वो पास्ट डाटे को बुनियाद बनाकर डिसीजन मेकिंग करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी ने इसके अंदर बहुत तब्दीलियां लेके आई है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल चेंज होने में किस चीज का किरदार है? टेक्नोलॉजी का किरदार है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का किरदार है। दूसरा, शिफ्ट फ्रॉम कॉस्ट कंट्रोल टू वैल्यू क्रिएशन। लो जी बहुत जबरदस्त सा बड़ा पॉइंट आ गया। वो कहता है कि पुराने दौर में जो है ना सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर काम किया जाता था, और कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश की जाती थी, और कॉस्ट को कम करने के लिहाज से मेजर्स उठाए जाते थे, और कॉस्ट को कम करने के लिहाज से बहुत सारे तरीके सोचे जाते थे। लेकिन वो कहता है कि आज कॉस्ट कंट्रोल भी हो रही है, और आज जो है वो इस बात पर शिफ्ट हो गए हैं कि कॉस्ट कंट्रोल अगर नहीं भी होती ना तो हम वैल्यू क्रिएट करना सीख जाएं। तो जब कभी भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो अपना अपने आप को मनवाना चाह रहा होता है, तो वो कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करना जो है ना वो सीखता है, और कंपनी को जो है वैल्यू क्रिएट करके देता है। वो ये क्रिएट करके देता है कि आप फलाने फलाने प्रोजेक्ट जो है ना वो ऑप्ट करें, उससे आपकी जो है ना वो शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ेगी।
आप फलाने फलाने प्रोजेक्ट को जो है ना वो एक्सेप्ट करें, उसका मैंने एनालिसिस किया है, और उससे जो है ना हमारा इतना प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो आपको कॉस्ट कंट्रोल से शिफ्ट होके नए से नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुका है, और डिसीजन मेकिंग करना जो है ना वो सीख चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो आज के दौर में जो है ना वो नए से नए प्रोजेक्ट को जो है ना वो उसकी डिसीजन मेकिंग करके अपनी भी वैल्यू बढ़ा रहा है, और कंपनी की वैल्यू भी बढ़ा रहा है, और वैल्यू क्रिएट कर रहा है। लिखा हुआ है कि मॉडर्न अकाउंटेंट फोकस ऑन द मैक्सिमाइजिंग बिजनेस वैल्यू रादर देन जस्ट कंट्रोलिंग द एक्सपेंस। वो कहता है सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल करना अब वो काम नहीं रह गया। अब कॉस्ट अगर कंट्रोल नहीं भी होती तो अब नए से नए प्रोजेक्ट जो है ना वो पिक करें, और नए से नए प्रोजेक्ट से जो है ना वो लाखों करोड़ रुपए कमाएं। उसका मतलब ये होगा कि उन्होंने, मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने कंपनी को पैसा कमा के दिया है। तो जब पैसा कमा के देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू क्रिएशन। आगे चलते हैं। अच्छा जी, तीसरा है ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन। आज मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना वो इस चीज को फेस कर रही है, ग्लोबलाइजेशन को फेस कर रही है और कंपटीशन को फेस कर रही है। और ये कंपटीशन की वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है ना वो मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो रोल है वो तब्दील हो गया। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब ये है कि आज बार बार मेरे ख्याल है कोई इंटरनेट में कोई मसला है जिसकी वजह से बार बार ये स्टॉपेज हो रही है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन पे, बात कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर्स की वजह से और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो पूरी दुनिया जो है ना वो एक क्लिक पर आ गई है। तो एक क्लिक पर आने की वजह से जो है वो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो अमेरिका के बंदे से रब्ता कर सकते हैं और एक सेकंड में रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई कनाडा बैठा हुआ है, कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई किसी भी मुल्क में बैठा हुआ है, तो एक क्लिक के ऊपर जो है ना उसके साथ राब्ता हो सकता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है, कि पूरी दुनिया जो है ना एक ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार कर गई है, और हमें किसी से भी कोई राब्ता करने के लिहाज से कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी ने जो है ना हमें बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब कर दिया है। तो ये जो करीबी है इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। और इसी की वजह से जाहिर है कंपटीशन भी बढ़ गया है। सब लोग जो है ना वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ हमें ही फायदा होगा, सब लोग जब फायदा उठा रहे होते हैं तो फिर जो है ना वो उसके वजह से जो है ना वो कंपटीशन भी बढ़ जाता है, और बिजनेस के अंदर काफी सारी कम्प्लेक्सिटीज आ जाती है। तो मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटेंट को अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो वो फिर अपने आप को जो है ना कम्पेटेटिव बनाएगा, और ग्लोबल विलेज की सूरत में जो है ना वो अपने आप को कनेक्ट रखेगा, ताकि जो है वो उसकी जो वैल्यू क्रिएशन की जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब हो सके। इसी तरीके से सस्टेनेबिलिटी यानी ईएसजी, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिपोर्टिंग के लिहाज से बात हो रही थी कि आजकल के दौर में वैल्यू क्रिएट करने के लिहाज से कंपनियों ने इस चीज पर फोकस करना शुरू कर दिया है कि जहां जहां पर उनकी कंपनी इन्वायरमेंट को सही रखने में मददगार साबित हो सकती है वो मददगार साबित होती है। वो ये नहीं करती कि उसकी कंपनी की वजह से, उसकी फैक्ट्री की वजह से अगर कोई जो है ना वो जहरीले मादे जो है ना वो, ये जरूरी जहरीले जो डिस्पोजेबल वाटर जो है वो छोड़ रही है, तो जो है ना लोगों की फसलें खराब हो रही हैं और लोगों की सेहत खराब हो रही है, और धुएं की वजह से लोगों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो रही हैं, तो वो बॉदर नहीं करेगी। आजकल की कंपनी इस चीज का बॉदर करती है, और वो ये सोचती है कि हमारी वजह से किसी की जिंदगी खतरे में ना पड़े, किसी की सेहत जो है ना वो खराब ना हो, और किसी की खाने पीने के जो अशिया हैं वो हमारी फैक्ट्री की वजह से या हमारी कंपनी की वजह से कोई खराब ना हो। तो इसको कहते हैं ईएसजी इनिशिएटिव्स।
तो आजकल के दौर में मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है इसके ऊपर काम कर रहा है कि अपनी कंपनी को किस तरह बचा सकता है, कि जी इन्वायरमेंट खराब होने से बचा सकता है, सोशली तौर पर जो है वो अपने एम्प्लॉयज को जो है ना वो हर लिहाज से वो वेल इक्विप्ड करेगा। किसी का जो है ना वो बेनिफिट्स अगर हैं तो वो उनके बेनिफिट्स को खाएगा नहीं। अक्सर ऐसे होता है ना कि फैक्ट्रियां जो है ना लोगों की तनख्वाहें खा जाती हैं, लोगों के जो है ना बेनिफिट्स खा जाती हैं, लोगों के बोनस खा जाती हैं। सोशल का मतलब ही यही है कि जितने भी इम्प्लॉयज हैं उनके जितने भी जो राइट्स हैं वो कभी भी नहीं जो है ना वो खाए जाएंगे, वो नहीं दबाए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सस्टेनेबिलिटी यही कहती है कि कंपनियां जो हैं वो अपने इम्प्लॉयज के साथ अच्छा सलूक करेंगी। इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि लोगों को उसे क्या कहते हैं, धुआं ज्यादा चीजें नहीं प्रोवाइड करेगी। और गवर्नेंस का मतलब ये है कि अपनी कंपनी के अंदर जो है ना वो शफाफियत लेके आएंगे, ऑडिट होगा, और उसमें किसी किस्म की जो है ना वो इम्बेजरमेंट नहीं होगी, फ्रॉड्स नहीं होंगे। ठीक है, गवर्नेंस का मतलब ये है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलाएंगे। पहले पुराने दौर में क्या होता था कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट को इस चीज का पता ही नहीं होता था, वो सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल की तरफ ही तवज्जो देता था। आज का जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो इन्वायरमेंट की तरफ भी तवज्जो देता है, सोशल की तरफ भी तवज्जो देता है, और गवर्नेंस की तरफ भी तवज्जो देता है, और इसकी रिपोर्टिंग भी करता है, रिपोर्ट करता है अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो इसको बताता। आज मेरे ख्याल है कोई इंटरनेट में कोई ज्यादा खराबी है, यहाँ पर जो है वो आंधी चली हुई है, और इस्लामाबाद में काफी बारिश हुई है और बड़ी ओले पड़े हैं। तो मेरे ख्याल है इसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, थंडर स्टॉर्म की वजह से। तो अगेन दोबारा इसको रिकनेक्ट करते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर इन चीजों को जो है ना वो हाईलाइट किया जाता है कि हमने इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इनिशिएटिव लिए, हमने इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए, हमने सोशली तौर पर अपने इम्प्लॉयज के साथ जो है ना वो कितना अच्छा बिहेव किया, हमने उनको कितने जो है ना वो बोनसेस दिए, या हमने उनको उनकी सैलरी बढ़ाने के लिहाज से कितना जो है ना वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के मुताबिक जो है वो उनकी सैलरियां बढ़ाई, और हमने अपनी जो कंपनी के जो मामलात हैं उसको कितना एससीसीपी के मुताबिक जो है ना वो चलाया, और गवर्नमेंट की जो है ना वो रेगुलेशंस के मुताबिक चलाया। इन सारी चीजों को जब हम अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में जब शाया करते हैं तो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी एंड द ईएसजी रिपोर्टिंग। ठीक हो गया। तो आज का मैनेजमेंट जो अकाउंटेंट जो है ना वो इस चीज के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली काम कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इस टॉपिक को जो है ना वो कंक्लूड करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है ना अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करेंगे। आखिरी इसका ये है, चेंजिंग बिजनेस मॉडल्स। आजकल के दौर में मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो इतना मॉडर्नाइज हो गया है कि उसने बिजनेस मॉडल्स जो है ना वो अब उसको चेंज करने पड़ गए हैं। पहले जो है वो फिजिकल सेलिंग होती थी, कस्टमर जो है ना वो आपके बिजनेस प्लेसेस पर आता था, आपकी आउटलेट्स पर आता था, और बिजनेस प्लेस पर आकर आपको ऑर्डर करता था वो और चीजें खरीदता था। लेकिन आजकल के दौर में ई कॉमर्स का दौर है। ठीक है, चाहे बंदा अमेरिका भी बैठा हुआ है और पाकिस्तान से कोशिश खरीदनी है, या पाकिस्तान में बैठा हुआ है अमेरिका से कोशिश खरीदनी है, तो एक क्लिक के ऊपर जो है ना वो चीजें मिल जाती हैं। तो ये भी जो है ना वो मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटेंट को जो है ना वो इस चीजों को फेस करना पड़ रहा है, और साथ साथ जो है ना वो अपने बिजनेस के लिए जो है ना वैल्यू क्रिएशन भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस मॉडल जो है ना वो चेंज हो गए हैं। लोगों की जो है ना वो सेल्स जो है वो अमेजोन के जरिए होती है, नेटफ्लिक्स के जरिए होती है। ठीक है, और आजकल के दौर में जो है ना वो जितनी भी सेल्स है, एक्सपोर्ट सेल करनी है, तो आप अपना जो है ना वो कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो उसको जितना ज्यादा बेहतर बनाएंगे, जितनी टेक्नोलॉजी बेहतर बनाएंगे, जितना सॉफ्टवेयर में जितना ज्यादा इंडल्ज करेंगे, तो आप उतना ही ज्यादा जो है ना वो ई कॉमर्स की तरफ आएंगे, और आपकी सेल्स जो है ना वो बढ़ेगी, और इस तरह आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस सारे के सारे काम के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है ना वो हेल्पफुल साबित होता है। तो आज तक के लिए इतना ही है। मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर टॉपिक कंटिन्यू करूंगा, और वो होगा मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। कि मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करता है अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिहाज से, और अपने बिजनेस को वैल्यू क्रिएशन के लिहाज से कौन कौन सी टेक्निक्स को वो यूज करता है। तो आज तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।